कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। लिख के जाओ, लिखने का प्रयास खूब करो, जितना लिखोगे उतना ही आपके क्या बनने नंबर बढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं। लिखना और राइटिंग सुधारने पर ही आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ओके भाई, ठीक ना। आप लोग टेस्ट दीजिए कि हमारे यहाँ टेस्ट भी होते हैं ऑफलाइन उन्नति एकेडमी क्लासेस में, हमारे जो है टेस्ट भी होते हैं, हर 15 दिन पे यहाँ पर टेस्ट होते रहते हैं। तो उनमें सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों मिलाकर के टेस्ट करते हैं। तो आप लोग अगर टेस्ट दीजिए, नंबर हम लोग चेक करके बच्चों को बताते हैं कि भाई आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, क्या किया है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं जय सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद प्यारे बच्चे। तो चलिए भाई साथियों, आज हम एक नई क्लास आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग पिछली क्लास में बायो पढ़ा था भाई। तो बायो का ही सेकेंड पार्ट बच्चे आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग पुष्पी पादपों का जो जनन पढ़ रहे थे, उसी का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बच्चों प्रयास ये रहेगा कि आज इस क्लास में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर दें, कि नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आएंगे या नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो उसमें बच्चे ध्यान रखिएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेंगे और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप सभी साथी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर क्लास अच्छी लगा करें तो आप लोग इसको शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए भाई बच्चे, हमारे यहाँ अभी ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी हैं, क्लास चल रही है। एक नई क्लास बैच शुरू हुई है, क्रॉस कोर्स की बैच शुरू हुई है, जिसमें मात्र उसका ऑफलाइन का चार्ज बच्चे मात्र 299 रुपये प्यारे बच्चे, ठीक है ना। 299 रुपये है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी अगर उस क्लास को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं आकर के, ठीक है ना। डेमो ले सकते हैं, अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग देखते हैं क्या है भाई। तो बच्चे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने नर जनन अंग तक पढ़ लिया था। पुष्पों के नर जनन अंग जो होते हैं वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बच्चे हम लोग शुरू करते हैं मादा जनन अंग से शुरू करते हैं। नर पुष्पादपी मादा जनन अंग में पुष्पी मादा जनन अंग की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन से ऑर्गन की बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आवृतबीजी पादप का मादा जनन अंग जयांग कहलाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, आवृतबीजी। बच्चे आवृतबीजी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आवृतबीजी, ठीक ना, आवृतबीजी का मतलब बच्चों क्या होता है, आवृतबीजी। मेरी बात ध्यान समझिएगा। एक होता है बच्चे आवृतबीजी और एक होता है अनावृतबीजी। एक होता है अनावृतबीजी, ठीक है भाई। एक आवृतबीजी होता है और एक अनावृतबीजी होता है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जो आवृतबीजी अनावृतबीजी, इसमें देखो आ लगा हुआ है, और वृत्तबीजी। देखिए बच्चे ध्यान समझिएगा, वे बीज, ठीक है ना, वे बीज जिनमें आवरण चढ़ा होता है, जिनमें आवरण चढ़ा होता है उन्हें क्या कहते हैं, आवृतबीजी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिएगा मटर, उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चे मटर। अगर मटर के दाने को अगर आप लोग छील करके देखेंगे, देखिए उसकी फली के अंदर जो दाना होता है, दाने को अगर आप छील के देखेंगे, मतलब दाने को भी अगर आप तोड़ेंगे तो एक पहले उसमें आवरण निकल के बाहर आएगा, फिर अंदर दो आपको क्या मिलेंगे, पट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो बीज होते हैं उन्हें कहते हैं आवृतबीजी। जिनमें ऊपर खोल मिले, खोल के अंदर दो पट मिले, उन्हें क्या कहते हैं, आवृतबीजी। और जो सीधे सीधे मिल जाए, जिनमें खोल या आवरण नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनावृतबीजी। उदाहरण के लिए गेहूं, गेहूं का बीज जो है बच्चे, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें ऊपर कोई आवरण है, वो हाँ छाल होती, जो गेहूं का जो दाना होता है उसमें जो ऊपर का कवर होता है वो तो होता है, लेकिन वो हटा करके अंदर दो फली नहीं मिलेंगी। ऐसे बीजों क्या कहते हैं, अनावृतबीजी कहते हैं। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे आसपास में उपलब्ध है, ये मिल जाती हैं। बाकी अभी आगे आप इनके बारे में अगर उदाहरण देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वो उदाहरण आपको कब समझ में आ सकते हैं, आई बात समझ में। चलिए, तो अनावृतबीजी और आवृतबीजी, उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी इसके बारे में बच्चे। अगर इसमें ज़्यादा चले जाएंगे डिटेल में तो भाई साहब फिर आपने टॉपिक पढ़ा होगा ना, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा बच्चे। देखिए आवृतबीजी पादप का मादा जननांग जयांग होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक ना, जयांग होता है, ठीक है। जयांग में एक स्त्री केसर यानी एक अंडपी होता है, स्त्री केसर जहाँ पे अंडप बनता है, ठीक ना, अंडे बनते हैं। अनेक स्त्री केसर बहुअंडपी होते हैं, जहाँ पे अनेक, अगर पुष्प में बहुत सारे स्त्री केसर हैं तो वो क्या कहलाएगा, बहुअंडपी या स्त्री केसर कहलाएगा, ठीक है ना। एक से अधिक स्त्री केसर संगलित यानी युक्तांडपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, युक्तांडपी कहलाते हैं। और इनको जब ये या फिर स्वतंत्र रूप में होते हैं तो युक्तांडपी कहलाते हैं, ठीक ना, रूप से व्यवस्थित हो सकते हैं। कहने का मतलब बच्चे ये है कि जब अगर एक से अधिक स्त्री केसर, एक से अधिक स्त्री केसर, ठीक ना, एक से अधिक स्त्री केसर अगर हैं, ठीक ना, एक से अधिक स्त्री केसर हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, संयुक्त रूप से युक्तांडपी कहलाएगा, ठीक ना। और अगर वो स्वतंत्र रूप में हो गए तो इन्हें क्या कहलाएगा, वियुक्तांडपी कहलाया जाएगा, ठीक है ना, कहा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया मादा
जनन अंग की संरचना बताइए, ठीक ना, क्या क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि ये मादा जो जनन अंग होता है ये जो है आवृत्तबीजी पादप का जननांग होता है। इसका जो मादा अंग होता है, जननांग होता है, वो क्या होता है, जयांग कहलाता है, ठीक ना, जयांग कहलाता है। जयांग में एक स्त्री केसर या अनेक स्त्री केसर हो सकते हैं, ठीक ना, हो सकते हैं। एक से अधिक स्त्री केसर संगलित या स्वतंत्र होते सकते हैं, ठीक ना, ये व्यवस्थित हो सकते हैं, बस इतना लिख दीजिएगा आप, कोई बात नहीं। प्रत्येक स्त्री केसर अंडाशय, प्रत्येक स्त्री केसर जो होता है, यानी जो स्त्री केसर होता है बच्चे, स्त्री केसर ध्यान से समझिएगा, ये मादा जनन अंग होता है। ये क्या होता है, मादा जनन अंग होता है किसमें, पुष्पों में, ठीक ना, पुष्पों में होता है। जैसे पुष्पों में मादा जनन, पुरुषों में जैसे होता है पुंकेसर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, स्त्री केसर होता है। प्रत्येक स्त्री केसर अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से बना होता है। मतलब इसमें 4 मेन अंग होते हैं। कौन सा होता है, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, और 3 होते हैं वर्तिका। किसमें, स्त्री केसर में ये 3 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक ना, 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका होता है, ठीक ना, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या मिलेंगे, बीजांड मिलेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर भी आपको समझा रहे हैं। जो अंडाशय के अंदर गर्भाशयी गुहा में पाए जाते हैं, जो गर्भाशयी गुहा में पाए जाते हैं। अब अच्छा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, देखिए ये तो निषेचन की क्रिया हो गई, ठीक ना, पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे कल मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि देखिए, जैसे मान लीजिए एक पुष्प है, ठीक ना, ये पुष्प से क्या हो रहा है भैया, ये जो अंडप है ना, पुष्प से अंडप क्या हो रहे हैं, इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक ना। और ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ये इसका गर्भाशय कहलाता है, यानी भ्रूण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा या भ्रूणकोश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भैया, भ्रूणकोश कहलाता है, ठीक ना, ये क्या कहलाता है, भ्रूणकोश कहलाता है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या कहा गया है कि प्रत्येक स्त्री केसर में अंडाशय, ठीक ना, क्या होता है भैया, अंडाशय। ये जो पूरा बना हुआ है ये क्या होता है, इसके अंदर बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है अंडाशय का, इसका स्ट्रक्चर होता है अंडाशय का स्ट्रक्चर होता है। इसी में बच्चे क्या होता है, वर्तिकाग्र होती है, ठीक ना, वर्तिका होती है। ये क्या होती है, वर्तिका होती है, सॉरी ये जो बीच की नली है ये वर्तिका होती है। वर्तिकाग्र क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वर्तिकाग्र होता है। ये मेन चीज़ें होती हैं। और अंडाशय आपको पता है, बीच वाला हिस्सा क्या होता है, अंडाशय होता है। ये चीज़ किसमें होता है भैया, स्त्री केसर में पाए जाते हैं, ठीक ना भाई, किसमें पाए जाते हैं, स्त्री केसर में पाए जाते हैं। तो आप मेन मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्या अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, आवृत्तबीजी पादप का मादा जनन अंग जयांग होता है। जयांग एक स्त्री केसर या अनेक स्त्री केसर से बन सकते हैं। एक से अधिक स्त्री केसर संगलित या युक्तांडपी कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक, बाकी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक स्त्री केसर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र से बना होता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, जो अंडाशय के अंदर गर्भाशयी गुहा में पाए जाते हैं। जो गर्भाशयी गुहा में पाए जाते हैं, ये बच्चे गर्भाशयी गुहा होता है इसका। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, गर्भाशयी क्या होता है, गुहा होता है। इसी में देखिए अंडे पाए जाते हैं इसमें, ठीक ना, इसमें क्या पाए जाते हैं, अंडे पाए जाते हैं। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कहा गया है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में कुछ और समझते हैं। बढ़िया सा टॉपिक है। मतलब देखो, ये जो चैप्टर है ना बच्चे, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर बच्चे कहते हैं। कई सारे बच्चों ने कमेंट किया है व्हाट्सअप पे और उस पर, सर ये बड़ा टफ चैप्टर। अच्छा, ये टफ चैप्टर का व्हाट्सअप के अनुभव से नहीं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन बच्चे भी यही कहते हैं, सर ये चैप्टर बहुत टफ होता है, इसलिए आप थोड़ा सा बस हेल्प करिएगा। कुछ बच्चे ने शुरुआत में क्लास ली थी तो उन्होंने पढ़ा था, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा था जो बाद में आए, तो सब कह रहे सर थोड़ा सा आप लोग हेल्प करिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं इस पर, ठीक ना। अब एक नहीं बच्चे, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इसमें मैं छोटे छोटे वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँ। ज़्यादा लंबे वीडियो भी ना हो, भले 2-3 पार्ट हो जाए, आप तो आराम से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखिए भैया, अगला क्या होता है इसमें, बीजांड या गुरबीजांड धानी की संरचना। जो स्त्री केसर होता है यानी मादा जननांग होता है, उसमें बच्चों क्या होता है, बीजांड होता है या गुरबीजांड धानी की संरचना। इसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बीजांड या बीजाणु धानी की संरचना। देखिए, जो बीजांड होता है बच्चे ना, बीजांडासन पर एक वृत्त द्वारा जुड़े होते हैं। किस पर जुड़े होते हैं, एक वृत्त द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं, ठीक है ना, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। एवं जिस स्थान पर वृत्त बीजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, नाभिका कहते हैं। स्ट्रक्चर पीछे हम लोग चलते हैं, देखिएगा पीछे का स्ट्रक्चर। एक सेकंड प्यारे बच्चे, आज थोड़ा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है बच्चे ना। चलिए हम यहाँ पे एक अपने हाथ से बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। जैसे मान लीजिएगा ये दिया था आपका, ठीक ना, ये दिया हुआ था, यहाँ पे ऐसे जा करके ऊपर की ओर उठा हुआ था ना ऐसे हिस्सा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे समझे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, तो जो प्यारे बच्चे यहाँ पे अंडाशय था ना, यहाँ पे ऐसे अंडे बने होते हैं, ठीक ना, इसमें अंडे
गुच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो बीजांड बीजांडासन में ये जो इनका बीजांड आसन होता है ना, ये बीजांड आसन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड आसन कहलाता है। तो बीजांड आसन में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बीजांड आसन में बीज जुड़े होते हैं, ठीक ना। एक वृत्त में जुड़े होते हैं, एक वृत्त आकार में जुड़े होते हैं, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त कहते हैं। उसे नाभिका भी कहते, सॉरी, जिस स्थान पर वृत्त बीजांड से जुड़ा होता है, जिस स्थान पर वृत्त, अब मान लीजिए बच्चे ये वृत्त मैंने बनाया, ये वृत्त जिस स्थान पर जुड़ा है ना, ये वृत्त बच्चे जिस स्थान पर, ये मतलब ये इस नाड़ी में जिस स्थान पर ये जुड़े हुए हैं, ये वृत्त जिस स्थान पर जुड़े हुए हैं ना, उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे नाभिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, ठीक है भाई, नाभिका कहते हैं। बीजांड का आधार जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं, निभाग कहलाता है। बच्चों ये यहाँ से निकलते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बीजांड का आधार जहाँ से निकलता है उसे बच्चे क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं, ठीक है। और इसमें बीजांड की और बातें क्या समझेंगे? बीजांड की मुख्य काय यानी बॉडी, मुख्य काय, बीजांड की मुख्य काय यानी बॉडी मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। मृदुतक कोशिकाओं की मतलब होता है कि बहुत कोमल कोशिकाओं की बनी होती है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजांडकाय न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, बात समझ में। जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब बीजांड की मुख्य जो बॉडी होती है, मुख्य काय जो होती है, वो मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, सबसे मृदुल कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है। बीजांडकाय प्रायः 1 या 2 वलयाकार आवरणों से घिरा रहता है। जो बीजांडकाय होता है ना बच्चों, ये जो बीजांडकाय है पूरा, ये बीजांडकाय जो होता है, ये 1 या तो 2 आवरणों से क्या रहेगा? घिरा रहेगा। 1 या 2 आवरणों से क्या रहेगा? घिरा रहेगा, जिसे अध्यावरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चे? अध्यावरण। इसे क्या कहा जाता है? अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं भैया? अध्यावरण कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांडकाय के एक सिरे को छोड़ करके इसके सभी भागों को पूर्णतया ढके रहता है, ठीक है। एक भाग को छोड़ दीजिए, ऊपरी भाग को छोड़ देता है, बाकी सभी भाग को क्या करता है? ढके रहता है। कौन? अध्यावरण। जो अध्यावरण होता है ना बच्चे, अध्यावरण, ये बीजांडकाय के एक भाग को छोड़ करके बाकी सभी भागों को क्या करता है? ये गुच्छे रहता है, मतलब उसको घेरे रहता है। आई बात समझ में? इससे एक छिद्र बन जाता है, और जहाँ पे खाली होता है वहाँ पे एक छिद्र बन जाता है, जिससे बीजांड द्वार कहते हैं, जो पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश देता है। जो कि पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश देता है। ये पराग नलिका जो होती है ना, पराग नलिका को यहाँ पे क्या करता है? प्रवेश देता है, ठीक है ना। किसमें? बीजांड में प्रवेश देता है। आ रही बात समझ में बच्चे? तो इतना पॉइंट अगर आप लोग याद रखेंगे बीजांड और गुरु बीजांड ध्वनि से ना, तो मज़ा आ जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप देखिएगा पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया है, 23 में भी, 24 में भी पूछा गया है, 25 में भी आने की संभावना है। तो प्यारे बच्चे, इस स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से याद रखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएं, ठीक है भाई, आपको चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएं। मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 बार पढ़ने की से, ठीक है ना बच्चे। इसे मैं 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग मेरा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा भाई, ठीक है ना। अगर क्लास पसंद आ रही है बच्चे, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा बच्चे आप लोग, ठीक है ना। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। चलो भाई आगे समझो ध्यान से। पुनः एक बार समझ लेते हैं प्यारे बच्चे, बीजांड और गुरु बीजांड ध्वनि की संरचना, इसके बारे में हम पुनः देख लेते हैं। बीजांड बीजांडासन में एक वृत्त से जुड़ा होता है। बीजांड जो होता है वो बीजांडासन में, भाई देखो, बीज जहाँ पे जुड़ा होगा उसे क्या कहा जाएगा? आसन कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? आसन कहा जाएगा। तो बीज जो होते हैं, ठीक है ना, बीजांड का मतलब बीजों के अंडे जो होते हैं, यानी अंडे जो होते हैं वो बीजांडासन से एक वृत्त में जुड़े होते हैं, ठीक ना। एक वृत्त में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एक वृत्त में क्या होते हैं बच्चे? जुड़े होते हैं, ठीक ना। एक वृत्त में जुड़े होते हैं, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त। अब आप यहीं से इस शब्द को जोड़ने का प्रयास करो। क्या जोड़ोगे? बीजांड जो होते हैं बीजांडासन में जुड़े, बीजांडासन में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, एक वृत्त में जुड़े रहते हैं, बीजांडासन के एक वृत्त में जुड़े रहते हैं, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त कहते हैं। जिस स्थान पर वृत्त बीजांड से जुड़े होते हैं उसे भैया क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं भैया? नाभिका कहते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में जो ये आपकी
किडनियाँ होती हैं, किडनियाँ अंदर की ओर अवतल की तरह बनी होती हैं। कैसे होते हैं? अंदर की ओर अवतल बनी होती हैं। तो जहाँ पे उनका अवतल जुड़ता है, दाएं और बाएं दोनों किडनियाँ जुड़ती हैं, उस स्थान में बच्चे एक गहरा गर्त बन जाता है। वो गर्त ही क्या बनता है? वो गर्त ही नाभिका कहलाता है। ठीक ना? वो क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। जो हमारे आपके शरीर में नाभिका बनी होती है ना, वो जो नाभिका होती है ना, वो किडनी के गर्त बनने से बनती है, दोनों तो जहाँ पे जुड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ बच्चे क्या होता है, जो गर्त बनती है उसे मतलब जहाँ पे जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। ठीक है ना? बीजांड आधार, बीजांड का आधार मतलब जो बीजांड होता है, आधार का मतलब जहाँ से वो जुड़ा होता है। जैसे हम आप हैं, हमारे यहाँ पे चलने का आधार क्या? धरती, धरती से हम लोग जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? धरती से जुड़े हुए हैं। या फिर मान लो ये हाथ है, तो हाथ जो है ना पूरा ये हाथ, ये कहाँ जुड़ा हुआ है? ये कंधे से जुड़ा हुआ है, तो इसका आधार क्या हो गया? कंधा हो गया। तो बस वही कहना कि मतलब है बीजांड का जो आधार है वो अध्यावरण, जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं, बीजांड का आधार जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं, निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। उस हिस्से को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। बीजांड की मुख काय यानी बॉडी जो होती है वो मृदुतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक ना? जिसे बीजांड काय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय प्रायः एक या दो वलयाकार आवरणों से घिरा होता है। बीजांड काय जो होता है वो एक या दो वलयाकार से घिरा होता है, लेकिन ध्यान रखना ये चारों तरफ से अध्यावरण नहीं होता है, वो तीन तरफ से घेरे हुए होता है। कोई एक हिस्से में उसमें क्या होता है? छेद होता है। ठीक ना? उसी छेद से बच्चों ध्यान रखिए क्या होता है, उसी छिद्र से क्या होता है, ध्यान रखिए, बीजांड द्वारा उसे क्या कहते हैं? पराग नलिका, सॉरी मतलब उसी छेद से पराग नलिका बीजांड में क्या करती है? प्रवेश करती है। बस इतना आप लिख देंगे भाई साहब, आपका कहानी बढ़िया से बन जाएगी। थोड़ा सा अच्छे से इसको, क्योंकि बेटा देखो अब ये चल रहा है नवंबर, ठीक है ना, और नवंबर में अगर आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ना कि बैठोगे ना भाई साहब, तो केवल बायो ही पढ़ पाएंगे और कुछ आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप मेन टॉपिक पढ़िएगा, मेन हेडिंग पढ़िएगा जो एग्जाम में आने वाली हैं। मैं वही हेडिंग इस थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाली हैं। बाकी भैया जब नई बैच शुरू होगी तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे क्या कहा गया, ठीक है ना, आगे क्या कहा गया यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे बच्चों कह रहा है यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन। अगला क्या है? गुरु बीजाणु धानी जो पढ़ी थी आपने, है ना, वो क्या है? गुरु बीजाणु जनन मतलब जहाँ पर कोई चीज़ बनने लगे उसे क्या कहते हैं? जनन। अगर जहाँ पे जो दो लैंगिक मतलब दो लैंगिक स्थान, मतलब सॉरी लैंगिक स्थान नहीं, दो नहीं, लैंगिक अंग जो होते हैं जब वो मिल करके कोई क्रिया करते हैं उसे कहते हैं जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी क्रिया हो रही है जिसे क्या कहा जाता है? जनन कहते हैं। तो इसमें गुरु बीजाणु धानी की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है बच्चे? गुरु बीजाणु धानी की क्रिया हो रही है। गुरु बीजाणु धानी की क्रिया कहलाती है, कहाँ होती है? मात्र कोशिका में होती है। कहाँ होती है? मात्र कोशिका में। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, गुरु बीजाणु धानी की क्रिया कहाँ होती है? मात्र कोशिका में होती है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं, ठीक है ना, गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणुओं के बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री मतलब आधे सूत्रों का क्या होता है? विभाजन हो जाता है। कुछ ही चीज़ों का क्या होता है? सूत्र, मतलब जैसे देखिए कोशिकाओं का मतलब नई कोशिका कैसे बनती है? कोशिका विभाजन से बनती है, ठीक है ना, कोशिका विभाजन से। और कोशिका विभाजन कैसे होती है? जब न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दो अगर न्यूक्लियस बन जाएंगे तो एक नई कोशिका बन जाएगी। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चे, जिनमें अगर आधे चीज़ें गई हैं, आधी चीज़ें अपने आप जन्म ले लेती हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या होते हैं? 4 अगुणित का मतलब होता है कि ये 4 के गुणज में क्या होते हैं? 4 के गुणज में क्या होते हैं? गुण बीजाणु बनते हैं, ठीक है ना। 4 के गुणज में गुण बीजाणु बनते हैं जो रैखिक चतुष्क व्यवस्थित होते हैं। चतुष्क का मतलब होता है कि 4 रैखिक अवस्था में क्या हो सकते हैं? ऐसे ये बने हो सकते हैं, ठीक ना भैया। ये 4 रैखिक अवस्था में क्या हो सकते हैं? बने हो सकते हैं, ऐसे समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चतुष्क लाइन में क्या होते हैं? बने होते हैं। चतुष्क का निचला विभाग गुरु बीजाणु या भ्रूण कोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोष का निर्माण करता है, गुण बीजाणु का निर्माण करता है, ठीक ना। जबकि शेष 3 गुण बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो शेष 3 होते हैं गुरु बीजाणु वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। केवल एक जो होता है, जो निचला वाला होता है, वो किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोष का निर्माण करता है, ठीक ना। आगे भ्रूण कोष भी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अगला बच्चा क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक ना। क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक, क्रियाशील गुरु बीजाणु मतलब ऐसी
गुण बीजाणु जो क्रियाशील हैं, मतलब वो कार्य कर रहे हैं, का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रीय, ठीक ना, तथा 4 केंद्रीय व अंततः 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना करता है। मतलब एक क्रमिक संरचना करते हैं क्रिया गुण बीजाणु केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक या 4 केंद्रक या 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की क्या करते हैं, संरचना करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि गुण बीजाणु किस प्रकार के समसूत्री विभाजन करते हैं। तो बच्चे 2 केंद्रक, 4 केंद्रक या 8 केंद्रक गुण बीजाणु जनन की, मतलब भ्रूणकोश की क्या करते हैं, संरचना करते हैं, ठीक ना। कौन करता है, गुण बीजाणु जनन करते हैं, ठीक ना, गुण बीजाणु करते हैं, ठीक ना। गुण बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2, 4, 8 के गुणज में क्या करते हैं, भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे क्या कहा गया है शानदार तरीके से भैया देखते हैं, ठीक है बच्चे। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्यारे भाई, आप लोग अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग बच्चे, समझे बच्चे। चलो देखो ध्यान समझो यहाँ पे क्या कहा गया भैया। अगला टॉपिक बच्चों आ गया यहाँ पे ध्रुवीय भ्रूणकोश, ठीक है ना। कोई बात नहीं, समझो मेरी बात ध्यान से। अगला कह रहा है बच्चे भ्रूणकोश की संरचना। अगला क्या गया बच्चे, भ्रूणकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रॉय, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रॉय कहते हैं बच्चे, ठीक ना। देखिए मैं मेन टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चे। बाकी अभी तो मैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, उनमें आपको और अच्छे से, मतलब जो उसमें जो भी बचा खुचा होगा वो एक्सप्लेन उसमें कर दिया जाएगा आप सभी के लिए, समझ रहे हैं। जैसे मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके बाद इसके क्वेश्चन ले आऊँगा, नहीं तो अगला टॉपिक लेकर फिर उसके क्वेश्चन लेके आऊँगा, समझ रहे हैं ना। आप समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चे। भेद कहा गया है भ्रूणकोश की संरचना। भ्रूणकोश बीजांडकाय के मध्य में एक थैली होती है। जो भ्रूणकोश होता है ना बच्चों, ये बीजांडकाय के, अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था आप सभी के लिए, ठीक ना। जैसे ये मान लीजिए क्या है, बीजांडकाय है, ठीक ना। अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान से, बीजांडकाय के बारे में एक बार हम पुनः चलते हैं शुरू के थोड़ा सा टॉपिक पे, मतलब पेज पे। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है ना, यहाँ वाला गैप, ये देखो, ये बच्चे जो होता है ना, ये मान लीजिए, एक सेकेंड प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये आपका क्या है, बीजांडकाय है। ये बच्चों क्या है, यही क्या है, बीजांडकाय है। इसके अंदर बच्चों जो है ना, ये भ्रूणकोश है। ये क्या है, ये भ्रूणकोश है। इसके अंदर क्या है, ये है भ्रूणकोश। इसके अंदर जो स्थित है ना, ये स्थित है क्या भैया, भ्रूणकोश। इसी भ्रूणकोश में क्या होता है, बीज का, ये मतलब इसे क्या कहता है, गर्भाशय कहा जाता है। इसी के अंदर क्या होते हैं भैया, बीज वगैरह बनते हैं, ठीक ना। इसी में पौधों के बीज वगैरह बनते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ तक हो गया था, है ना, यहाँ पे आ रहे थे भाई, ठीक है। देखो समझो मेरी बात ध्यान से। तो कहा गया है भ्रूणकोश बीजांडकाय के मध्य एक थैली के समान संरचना होती है। थैली के समान जो क्या होती है, संरचना होती है, जो पॉलीगोनम से बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश के निभाग की ओर क्या होती है, 3 प्रतिमुख या प्रतिसांग कोशिकाएं, मध्य में ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका, ठीक ना, वह 2 सहायक कोशिकाओं से बना अंड समुच्चय होता है। अतः यह 7 कोशिकी एवं 8 केंद्रीय होता है। इसमें 7 केंद्रक या 8 केंद्रक हो सकते हैं बच्चे, ठीक ना। मतलब भ्रूणकोश में 7 केंद्रक या 8 केंद्रक हो सकते हैं। बात नहीं समझ में आई, समझो मेरी बात ध्यान से। क्या कहा गया है, भ्रूणकोश बीजांडकाय के मध्य एक थैली के समान संरचना है, ठीक है ना। एक थैली के समान क्या है बच्चे, संरचना है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में निभाग की, पॉलीगोमन मतलब होता है कि एक पॉलीथीन के आकार का, ठीक ना, भ्रूणकोश निभाग की ओर 3 प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ठीक ना, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, मध्य में ध्रुवी केंद्रक तथा बीजांड की ओर एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं से बना होता है बच्चे। यह समुच्चय होता है। बना मतलब समुच्चय का मतलब है कि समूह होता है। समुच्चय मतलब समूह होता है। यहाँ पर बच्चे 7 केंद्रीय, 7 कोशिकी या 8 केंद्रीय होता है। ये 7 कोशिकी एवं 8 केंद्रीय होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे, 7 कोशिकी, इसमें 7 कोशिकाओं का निर्माण व 8 केंद्रीय, इसमें 8 केंद्रक होते हैं इसमें, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए जरा हम स्ट्रक्चर पर एक बार नज़र डालते हैं भैया। स्ट्रक्चर पे एक बार बच्चों नज़र डालते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर पे एक बार नज़र डालते हैं बच्चे, क्या कहा गया समझिएगा ध्यान से। इधर देखिए बच्चे, ये जो आपका
होता है ना भाई, सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चे, जो ये वाला होता है ना बच्चे, यार यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकंड प्यारे बच्चे जरा, सुनो मेरी बात ध्यान से प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना बच्चे, इसे अंडकोश कहते हैं। ये जो प्यारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं ना, गोल आकार कैसे बना हुआ, अंडाकार, और इसके अंदर अंडा होता है, इसके ऊपर के आवरण को या पूरे थैले को क्या कहते हैं बच्चे, अंडकोश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंडकोश कहते हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इधर जो खाली स्पेस दिख रहा है ब्लू कलर का, ये इसको रिक्तिका कहते हैं, न्यूक्लियस अर्थात रिक्तिका कहते हैं, ठीक ना। उसके ऊपर प्यारे बच्चे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, उसके ऊपर साथी क्या कहा गया है, प्रतिमुख कोशिकी होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिमुख कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे साथी बात करें तो जो आपका ये होता है ना भैया, ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे दो आंखें जैसे दिख रही है ना, दो आंखों के जैसे दिख रहे हैं ना बच्चे, इन्हें क्या कहते हैं भैया, ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भैया, ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। और प्यारे साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये होता है ना, इसे कहते हैं केंद्रक कोशिका। ये जो बच्चे होता है ना, यहाँ पे व्हाइट कलर कैसे भाग दिख रहा है अमीबा के जैसा, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कोशिका कहते हैं। और जो आंखों के जैसे दिख रहा है इसे ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। अब देखो, एक ध्रुवी केंद्रक हो गया, एक केंद्रक कोशिका हो गया, ठीक ना। और जो नीचे बच्चे होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। ऐसे कुल मिला करके, ठीक ना, 8 केंद्रीय और 7 कोशिकी क्या होता है, ये अंडकोश यानी भ्रूणकोश बना होता है, ठीक ना। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, एक बार पुनः आप लोग ये जो थ्योरी मैंने लिखी है, इस थ्योरी को एक बार पुनः पढ़ के जाइएगा मेरे प्यारे साथी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, उन्नति यूपी बोर्ड एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक ना, मतलब इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो भैया पढ़ो। देखो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बच्चे, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप कैसे नंबर आपके बढ़ेंगे। आप ये सोचते हो कि हम इंटर का पेपर दे रहे हैं और 2 महीने की क्लास या 3 महीने की क्लास करने के बाद, 4 महीने की क्लास करने के बाद हम पूरा सिलेबस खत्म करके अपने मन से वहाँ एकदम झंडे गाड़ के आएंगे, तो भैया ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल है। ये तो फिर कोई वही कर सकता है जिसके पास दैवी शक्ति है। तो बच्चे 3 महीने और 4 महीने में न तो सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, ना सिलेबस पूरा पढ़ सकते हो, वो भी इंटर का। समझ रहे हैं, तो इस समय जो आपके पास मौका है इसको रिवीजन करने का है। इस समय जो हम लोग चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बस वो चुनिंदा चीज़ें हैं। आप इनको पढ़ के, हाँ, कुछ नंबरों में आप लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। जो बच्चे शुरू से पढ़ के आए हैं, अगर वो लोग अब क्लास लेंगे तो उनको क्या होगा कि उनके नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब उनके नंबर और बढ़ जाएंगे। और जो नए बच्चे रहेंगे उनके पास जब कुछ भी नहीं है, तो वो बस इसको भैया रट के जाओ एक बार अच्छे से, बार बार लिख के जाओ, लिखने का प्रयास खूब करो। जितना लिखोगे उतना ही आपके क्या बनने, नंबर बढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं, लिखना और राइटिंग सुधारने पर ही आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मेन चीज़ें क्या है कि आप उस टॉपिक की हेडिंग तो बेहतर तरीके से आप रट के ही जाइएगा, हेडिंग तो बेहतर तरीके से रट के ही जाइएगा और बेहतर तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो इन चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रखेंगे भाई साहब, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके नंबर इंटर में 100% बढ़ने वाले हैं बच्चे। अभी तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, इतना जान लो, ठीक ना। अभी तक नंबर कैसे आएंगे, कहाँ पे आपने, आप लोग टेस्ट दीजिए आके भाई, ठीक ना, आप लोग टेस्ट दीजिए आके। हमारे यहाँ टेस्ट भी होते हैं ऑफलाइन, उन्नति एकेडमी क्लासेस में हमारे जो है टेस्ट भी होते हैं। हर 15 दिन पे यहाँ पे टेस्ट होते रहते हैं, तो उनमें सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों मिला करके टेस्ट करते हैं। तो आप लोग आगे टेस्ट दीजिए, नंबर हम लोग चेक करके बच्चों को बताते हैं कि भाई आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, क्या किया है। समझ रहे हैं, आप लोग ये कर सकते हैं भाई। चलिए, तब आप लोग समझ में आएगा ना कि हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे बच्चे। बाकी आप ये समझो कि कहीं से कुछ व्यवस्था हो जाएगी तो व्यवस्था काम खत्म हो गया, अब सीधा पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर ही सब कुछ डिपेंड हो गया है। अगला बच्चे आता है परागण, ठीक ना, अगला आता है परागण, ठीक ना, पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए, किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। कहने का मतलब प्यारे साथी ये है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कहा गया कि किसी पुष्प के परागकणों का मतलब जो पुष्प है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पुष्प है भैया, उस पुष्प के जो परागकण हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 पुष्प हैं, ठीक है ना, 2 पुष्प हैं बच्चे, ठीक ना, 2 पुष्प हैं, ठीक है, 2 पुष्प हैं, इनमें जो परागण है, ठीक ना, इनके जो परागण है, मतलब इनमें जो परागण है, ठीक ना, परागकण का मतलब होता है वे कण जिनके द्वारा क्या होता है, इनमें निषेचन होता है। पुष्पों में क्या होता है, निषेचन होता है, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है ना। तो परागकणों का उसी पुष्प या तो इसी पुष्प में या फिर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के मतलब उसी जाति के किसी अन्य पुष्प में, ठीक ना,
उसके वर्तिकाग्र तक, जहाँ पे उसकी वर्तिकाग्र होगी, मतलब अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, जो ऐसे ऊपर क्यों निकले होते हैं पुष्प में ऐसे, ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसे बच्चे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। एक सेकेंड, इसे क्या कहते हैं बच्चे, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने, ठीक है ना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परागण कहते हैं। परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पराग कणों तक पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और उन तक क्या पहुंचते हैं, तो परागकण पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं भैया, परागकण पहुंचते हैं, जिनसे क्या होता है, पुष्पों में निषेचन होता है। जिससे पुष्पों में क्या होता है, निषेचन होता है। तो स्वपरागण, भैया क्या कहा, स्वपरागण मतलब जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जिनमें स्वयं ही क्या हो जाए, परागकण हो जाए, उत्पन्न हो जाए, परागकण उसमें पहुंच जाए, ठीक है ना, वर्तिकाग्र में। तो उसे क्या कहते हैं, स्वर्प। जैसे जब परागण की प्रक्रिया एक ही फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल में होती है। यहाँ पे बात यह आई है कि जैसे एक कोई फूल है, पेड़ है, और उसी पेड़ में कई सारे फूल लगे हैं, तो ये तो स्वयं उसी फूल पुष्प में हो जाए, ये परागण, ठीक ना, या फिर उसी वृक्ष के दूसरे पुष्प में हो जाए, ठीक ना, तो भी उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक के पुष्प में पहुंच गए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे परपरागण कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, परपरागण कहा जाएगा। तो जब परागण की प्रक्रिया एक फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल में होती है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। इसे ऑटोगैमी के नाम भी से जाना जाता है। इसे ऑटोगैमी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑटोगैमी किसे कहते हैं भैया, तो स्वपरागण को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। आ रही बात समझ में प्यारे बच्चे, स्वपरागण को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। जैसे स्वपरागण के उदाहरण बच्चे, मूंगफली। अब ये बताओ भैया, मूंगफली तो नीचे होती है ना, तो उसके जो परागकण होंगे वो कहाँ से एक से दूसरे पेड़ में जाएंगे, तो इनमें स्वयं ही एक से दूसरे, जो एक फली होती है दूसरी फली में, या एक जो नीचे जड़ होते हैं उससे दूसरे में क्या हो जाता है, इसमें परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक ना। जौ, जैसे गेहूं, जौ भी ऊपर होता है, गेहूं होता है, तो इनमें भी क्या होता है, देखो एक पेड़ में कई सारी बालियां होती हैं, मतलब एक पौधे में कई सारी पेड़ उसमें होते हैं। तो जैसे मान लीजिए गेहूं का है एक पेड़, तो इसमें कई सारे ऐसे पेड़ निकल आते हैं ना भैया, ऐसे कई सारे पेड़ हो सकते हैं। तो आप देखते हैं इसमें क्या हो जाती है, ऐसे फली लगती हैं, ठीक ना, इसमें क्या होती है, फली लगती है। तो इनमें क्या होता है, आपस में से लहराते रहते हैं हवा चलने से, तो इन्हीं में क्या होता है, जो परागकण होते हैं दूसरे से तक क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। चावल हो गया, खुबानी हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, इन सब में भैया क्या होता है, स्वपरागण होता है। इनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है, ध्यान रखिएगा। खासकर जो फल होते हैं उनमें स्वपरागण होता है, ठीक ना, सॉरी फल नहीं, खासकर जो फसलें होती हैं उनमें स्वपरागण ही होता है, ठीक है। चलिए अगला था बच्चे परपरागण। अगला क्या होता है भैया, परपरागण। जब किसी पौधे के परागकण उसी प्रजाति के हैं तो रहेंगे तो भाई उसी प्रजाति में, अगर दूसरे प्रजाति में पहुंच जाएगा तो उसे क्या कर देगा, उसे अस्वीकार कर देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए गेहूं के परागकण चावल में पहुंच जाएंगे तो भैया चावल क्या कर देगा, उसे चावल का पेड़ उसे अस्वीकार कर देगा, उसे थोड़ी ग्रहण करेगा, उसकी वर्तिका उसे ग्रहण ही नहीं करेगी। तो जब किसी पौधे के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे में वर्तिकाग्र, यहाँ पे लिखा बच्चा वर्तिकाग्र, ठीक ना, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस पर परपरागण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए परागकणों को एक वाहक की जरूरत होती है। ध्यान रखना, परपरागण में एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बच्चे, एक वाहक की आवश्यकता होती है, जिसे परागकर्ता या हवा कहते हैं, जिसे परागकर्ता या हवा कहते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे फूल और सॉरी जैसे गेहूँ, जौ, धान ये सब हो गया, या अन्य कोई गुड़हल वगैरह हो गया, इन सब में परागण कैसे होता है, हवा चलती है, तो हवा चलने से क्या होता है, इनके जो परागकण होते हैं एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो हवा हो सकती है, या बच्चे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कीट पतंगे आकर के एक पुष्प पर बैठी, तो वहाँ पर जो परागकण है उसके शरीर में चिपक गया, वो जा करके दूसरे पुष्प पर बैठता है, तो वहाँ वो परागकण उसे छोड़ देते हैं। या फिर उससे दूसरे बैठा तो जो दूसरी वर्तिका थी उसको आवश्यकता थी, उसने क्या कर लिया, उसे ये क्या करती हैं, इसमें जो है इसमें परागण का काम करती हैं, ठीक है। पर परागण में सहायता कौन करती हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कीट पतंगे हो गया। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको बताया ना कि जैसे हवा हो गया या कीट पतंगे हो गई। बात समझ में आई कि नहीं है साथी? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, उदाहरण के लिए घास, अंगूर और ग्लोरियोसा, ठीक ना, ग्लोरियोसा। पर परागण के जो उदाहरण है घास, अंगूर या ग्लोरियोसा हैं, ये सब किसके होते हैं उदाहरण, पर परागण के उदाहरण होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते भैया। आगे देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अगला टॉपिक आपका आता है पराग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना, आप सभी बच्चों को दिखे।
चलिए देखिएगा, सही बच्चों को दिखेगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या कहा गया बच्चे, कहा गया है पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया, ये बच्चे एक क्रिया होती है, ठीक ना। ये क्या होती है भैया, क्रिया होती है, संकर्षण क्रिया होती है, ठीक ना। ये संकर्षण क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, संकर्षण क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है साथी, क्रिया होती है, ठीक है, संकर्षण क्रिया होती है। ये क्या होती है, संकर्षण क्रिया होती है भैया, ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है ना। ये क्या होती है, संकर्षण क्रिया होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि स्त्री केसर में उपस्थित रसायन यह पहचान, देखो इसका मतलब ये होता, अभी मैंने आपको बताया ना कि जब मान लीजिए ऐसे पुष्प जिनमें जो है मतलब एक पेड़ के नहीं है, किसी दूसरे पेड़ के हैं, अलग अलग पेड़ में हैं, 2 पुष्प लगे हुए हैं, एक मेल है फीमेल है, जैसा भी है, ठीक है। उनमें क्या हो रहा है, पराग अगर माध्यम के द्वारा हो रहा है, ठीक ना, या फिर हवा के माध्यम से हो रहा है, या कीट पतंगों के माध्यम से हो रहा है, तो अगर एक फूल पुष्प से अगर पराग कण उड़ करके दूसरे में जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे पे जाते हैं, और अगर वो अलग जाति का है तो उसे जो दूसरी जाति वाला है उसे क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा, ठीक ना। वर्तिकाक उसे क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को संकर्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। स्त्री केसर में उपस्थित रसायन यह पहचान सकते हैं कि परागकण अंकुरण के योग्य है या नहीं। ये कौन पहचान सकता है, तो ध्यान रखिएगा, परागकण के लिए कौन पहचान सकता है, स्त्री केसर। स्त्री केसर में उपस्थित रसायन, उसमें कुछ ऐसे रसायन उपस्थित होते हैं जो यह पहचान सकते हैं कि परागकण अंकुरण के लिए योग्य है या नहीं है। स्त्री केसर में यह क्षमता होती है, स्त्री केसर में ध्यान रखिएगा, स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह सही पराग को पहचान कर परागकण पश्च घटना के लिए प्रेरित करे, ठीक ना। मतलब परागकण के बाद जो घटना होती है उस घटना के लिए क्या करे, तो प्रेरित करे। इसके स्त्री केसर पर किसी दूसरी जाति के परागकण गिरते हैं। अगर मान लीजिए इसके स्त्री केसर पर, किसके, अगर स्त्री केसर पर किसी दूसरी जाति के परागकण गिरते हैं तो स्त्री केसर उसे उपस्थित रसायन, स्त्री केसर में जो उपस्थित रसायन होते हैं वो पराग के अंकुरण की वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है ना। उसकी वृद्धि क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, या उसे अस्वीकार कर देते हैं। सीधी बात क्या है, उसे क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। आगे जो होने वाली क्रिया उसे क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया कहते हैं। कुछ समझ में आई बात, समझ में कि मतलब अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प, मतलब एक पराग स्त्री केसर से दूसरे स्त्री केसर में अगर कोई परागकण जा रहे हैं और वो किसी दूसरी जाति के हैं, तो वो जो पहली जाति वाला है वो उसे क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए बहुत शानदार साथी, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या कहा गया यहाँ पे ध्यान समझिएगा, कुछ यहाँ पे अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आज इस टॉपिक को खत्म करके जाना भैया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसे खत्म करके जाना है। पुष्पी पादप में द्विनिषेचन, क्या कह रहा है भैया, पुष्पी पादप में द्विनिषेचन। बच्चों क्या कहा गया है, पुष्पी पादप में द्विनिषेचन, पुष्पी पादप में द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन, मतलब पुष्पी पादपों में दूसरा निषेचन। ये भी एक टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, समझे ना भैया, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये टफ टॉपिक ये भी माना जाता है भैया, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दोहरा निषेचन पुष्पी पादपों का एक मुख्य लक्षण होता है। जो पुष्पी दोहरा निषेचन होता है, ये पुष्पी पादपों के एक बहुत ही मुख्य और प्रमुख क्या होता है भैया, लक्षण होता है। इस घटना में एक मादा युग्मक होते हैं, एक मादा युग्मक होगा, मतलब एक युग्म जिसके होंगे, किसके होंगे, मादा के होंगे, और 2 नर युग्मक होंगे। कितने नर युग्मक होंगे, 2। तो ध्यान रखिएगा द्विनिषेचन में क्या होगा, एक मादा युग्मक होगा और 2 नर युग्मक होंगे। कितने होंगे, 2 नर युग्मकों के साथ जुड़ता है। नर युग्मकों में से एक अंडे को निषेचित करता है, यानी एक अंडे को बनाता है, निषेचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इसी एक नर युग्मक में से एक अंडे का निर्माण करता है, निषेचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। और दूसरा 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिल करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तथा 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिल करके, जो ध्रुवीय नाभिक होते हैं, मतलब जो पुष्प में जो ध्रुवीय नाभिक होता है ना, उसके साथ मिलकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भैया, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है। दोहरा निषेचन एक जटिल प्रक्रिया होती है, यही मैंने कहा ना, एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 2 शुक्राणु कोशिकाओं में से एक अंडा कोशिका के साथ में, एक अंडा कोशिका के साथ में जुड़ती है और दूसरी ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में जुड़ती है। दूसरी किसके साथ जुड़ती है, ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ में जुड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः द्विगुणित अर्थात 2n,
ये n बच्चे क्या होती है, ये गुणों की संख्या होती है, गुणों की क्या होती है, संख्या होती है। द्विगुणित युग्मनज या 3 गुणित युग्मनज प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बनते हैं। किसमें बनते हैं, प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक में बनते हैं। ठीक है ना भैया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्या कह रहा है, चूंकि इंडोस्पर्म, ध्यान रखिएगा इंडोस्पर्म 3 अगुणित नाभिकों के संलयन का उत्पाद है। जो इंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म जो होता है वो किसका भैया उत्पाद है, ध्यान रखिएगा उसका उत्पाद है वो अगुणित नाभिकों के संलयन का उत्पाद है। ठीक ना, विखंडन का यानी संलयन का उत्पाद है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। किसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा एंडोस्पर्म को, एंडोस्पर्म को ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अतः मतलब इसमें जो होते हैं ना, एंडोस्पर्म में 3n होते हैं। क्या होते हैं, 3n होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अंततः प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक और प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका और फिर एंडोस्पर्म में विकसित होता है। ठीक ना, इनका क्रम है कि अंत में प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक तथा प्राथमिक एंडोस्पर्म कोशिका और फिर एंडोस्पर्म में विकसित होता है। इसी प्रक्रिया को भैया ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, दोहरा निषेचन का महत्व क्या होता है, क्यों दोहरा निषेचन जरूरी होता है, दोहरा निषेचन का महत्व यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। दोहरा निषेचन का महत्व बच्चे क्या होता है, ठीक ना, दोहरा निषेचन का महत्व क्या होता है, ध्यान रखिए मेरे साथी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं। यूपी बोर्ड वाले पर सर्च करिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप, ध्यान रखिए भैया, दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहली बात इसमें क्या है, इसकी महत्वता क्या है कि दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुभ्रूणता की संभावना होती है, मतलब 1 से अधिक भ्रूण इसमें हो सकते हैं। 1 से अधिक भ्रूण होंगे तो भैया इसमें उत्पाद की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसमें उत्पाद की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं मूर्ति। तथा पौधे के जीवित रहने की संभावना भी बेहतर होती है, इसमें पौधे के बेहतर होने मतलब जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। दोहरे निषेचन से एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है, दोहरे निषेचन से क्या होता है, एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा इसमें एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जो विकासशील भोजन को जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मतलब दोहरे निषेचन से ये होता है जो भ्रूण बन रहा होता है ना उसे पोषण कौन प्रदान करता है बच्चे, दोहरे निषेचन से इसकी संभावना बढ़ जाती है, उसको पोषण प्रदान करने की संभावना बढ़ जाती है। अगली बात क्या होती है भैया, इसमें एंजियोस्पर्म के बीजों की जीवन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंजियोस्पर्म की जीवन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। यह पराग कणों द्वारा उत्पादित दोनों नर युग्मकों का उपयोग करता है, ये पराग कणों द्वारा उत्पादित दोनों नर युग्मकों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ये भी इसकी क्या होती है, बेहतरीन मतलब विशेषता होती है, या इसकी महत्ता होती है, किसकी, दोहरे निषेचन की। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी भैया, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा, इससे आप पढ़ के जरूर जाइएगा इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला टॉपिक क्या कहा गया है, अगला टॉपिक है निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद की घटना क्या होती है भाई, निषेचन के बाद की यहाँ पे घटना क्या है, इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। निषेचन के बाद की घटना क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा भाई, ठीक ना। क्या कहा गया है, निषेचन पश्च घटनाएं, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन, संलयन का मतलब होता है उनके मिलने से, ठीक ना, के उपरांत भ्रूण कोषों में, ठीक ना, मादा और नर युग्मकों के संलयन के उपरांत भ्रूण कोषों में 2 संरचनाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, 2 संरचनाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसमें द्वितीयक केंद्रक अर्थात प्रारंभिक भ्रूणकोष केंद्रक विकसित होकर के भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर के भ्रूणपोष बनाता है और निषिकांड, ठीक ना, निषिकांड, ठीक ना, विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक ना। निषिकांड इसको आप लोग छोड़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ऑप्सोपोर लिख लीजिएगा, ऑस्पोर लिख लीजिएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ऑस्पोर विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये बच्चे, इसमें 2 नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, संलयन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके उपरांत क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक ना, भ्रूणपोष की संरचना का प्रारंभ हो जाता है। इसमें द्वितीयक केंद्रक अर्थात प्रारंभिक भ्रूणपोष केंद्रक होकर के भ्रूणपोष बनाते हैं और ये जो है ऑस्पोर विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्या कहा गया बच्चे, भ्रूणकोष के अंदर उपस्थित प्रतिमुख व सहायक कोशिकाएं निषेचन के तुरंत बाद ही नष्ट हो जाती हैं। मतलब जब भ्रूणकोष बन गया तो उसके अंदर जो प्रतिमुख या सहायक जो अदर कोशिकाएं होती हैं ना, वो बच्चे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत निषेचन के
उपरांत उसके बाद होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत भ्रूण का विकास होता है, ठीक ना। भ्रूण का विकास तथा फल एवं बीज का निर्माण भी इसी में आता है, ठीक ना, इसी में आता है। किसमें आता है भैया? निषेचन पश्च की घटनाएं जो होती हैं वो किसके बाद होती हैं? फल का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, किसके? निषेचन पश्च की घटनाएं होती हैं, ठीक है। इतनी भी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए भाई, अगर थोड़ा सा अगर खींचेंगे नहीं ना तो मामला बड़ा लंबा चला जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे सर बहुत लंबा वीडियो हो गया बेटा। आगे समझिएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। यहाँ पे प्यारे साथी क्या कहा गया है, अगला जो आता है भैया भ्रूणपोष का विकास है, ठीक ना। भ्रूणपोष का विकास किस तरीके से हुआ है ये बात समझिएगा आप लोग, ठीक ना। आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। किसके बनता है? त्रिसंश्लेषण। त्रिसंश्लेषण का मतलब बच्चों क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 3N, ठीक है ना, 3N होता है त्रिसंश्लेषण, ठीक है। त्रिसंश्लेषण के विकास फलस्वरूप बनता है। इसमें त्रिगुणित होता है, ठीक ना। त्रिसंश्लेषण कहो या त्रिगुणित कहो, बात वही होती है। यह वृद्धि करते भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। यह वृद्धि करते भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना, पोषण प्रदान करता है। आवृत्त बीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए भाई, जो आवृत्त बीजी पादप होते हैं इनके भ्रूणपोष के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, नंबर 2 होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और नंबर 3 कौन सा होता है? माध्यमिक भ्रूणपोष होता है। 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। किसके आधार पर? आवृत्त बीजी पादपों में। किसमें? आवृत्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा माध्यमिक भ्रूणपोष होता है, ठीक है। चलिए समझिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, इस प्रकार के भ्रूणपोष के केंद्रक विभाजित होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष के केंद्रक विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। कोशिका भित्ति बच्चों क्या होती है? जिसे सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ये हर कोशिका के, जैसे मान लीजिए कोशिका है तो कोशिका के ऊपर ऐसे ऐसे जो भित्ति होती है पादपों में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में ही पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अगला भैया है कोशिका भ्रूणपोष क्या होता है, ठीक ना। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन हो गया तो उसमें क्या करेगा? कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा। इसमें क्या था? केंद्रीय वाले में क्या था? इसमें केंद्रीय विभाजन होता है। केंद्र विभाजन के बाद केंद्रीय विभाजन तो होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होगा? कोशिका निर्माण होगा। किसके? भ्रूणपोष, कोशिका विभाजन के बाद क्या होगा? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अगला होता है माध्यमिक भ्रूणपोष, ठीक ना। माध्यमिक भ्रूणपोष में क्या होता है? यह केंद्रीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच अवस्था होती है। यह केंद्रीय भ्रूणपोष है और जो कोशिकीय भ्रूणपोष है, इनके बीच की क्या है? अवस्था है। इनके बीच के जो कार्य होता है उसमें, इसमें भ्रूणपोष क्या होता है? केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें पहला ही जैसे ही निषेचन हो गया, मतलब केंद्र के विभाजन हो गया, वैसे ही क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये बच्चों क्या होती है? भ्रूण के निषेचन के पश्चात, ठीक ना, निषेचन के पश्चात क्या क्या क्रियाएं, किस तरीके से चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, ये सब बताइए। जैसे मान लीजिए मानव में जैसे ही निषेचन होता है तो सबसे पहले बच्चे में क्या बनता है? सबसे पहले बच्चे में हार्ट बनता है, ठीक ना, हार्ट बनता है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनती, मतलब हार्ट बनता है, फिर अन्य क्रियाएं, मतलब अन्य चीज़ें बनती है, फेफड़ा बनता है, धीरे धीरे चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी कहा गया किसके बाद क्या होता है, ठीक ना, क्या बनता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला क्या कहा गया है यहाँ पे ध्यान समझिएगा। कुछ और बातें यहाँ पे है। अब यहाँ पे बच्चे समझेंगे हम लोग कि निषेचन के पश्चात, ये बिल्कुल हम इस चैप्टर के एंड की ओर चल रहे हैं बच्चे, इस चैप्टर के एंड की ओर। इस चैप्टर में हम और थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, बाकी इसके बाद क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर करने वाले। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF एक बार पुनः आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर रखा आप सभी के लिए, ठीक ना, जो एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर है बच्चे। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, अगर निषेचन हो गया तो उसके बाद क्या परिवर्तन हो सकता है? बाह्य दल प्रायः मुरझा कर गिर जाते हैं। जो बाह्य दल होते हैं ना, जो नीचे बाह्य दल लगे होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? मुरझा करके गिर जाते हैं। परंतु कई पादपों में चिरलग्न होते हैं। चिरलग्न का मतलब होता है कि कुछ समय क्या होता है? वो लगे ही रह जाते हैं और वही आगे जा करके, जैसे मान लीजिए बैंगन है, उदाहरण के लिए देते हैं बैंगन में भी फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद उसमें क्या होता है? बीज बनते हैं, जो कि आगे जाकर क्या बनता है? फल का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? फल का रूप लेता है। लेकिन आपने देखा बैंगन के नीचे हरा हरा क्या होता है? लगा होता है, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे आकार का होता है और बैंगन इसके ऊपर क्या होता है? ऐसे भैया सेट होता है, ठीक है ना। बैंगन इसके ऊपर ऐसा सेट होता है कि नहीं होता है? तो इसी को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। तो दलपुंज इसमें क्या होता है? लगा होता है। मतलब कुछ में क्या होता है? लगा, जैसे जैसे टमाटर में भी लगा होता है, देखो टमाटर में लगा होता है, बैंगन में, इनमें सब में क्या होता है? लगा होता है, ठीक है भाई।
इसे क्या कहते हैं, बाह्यदल क्या होना, बाह्यदल मुरझा कर, कुछ में तो गिर जाते हैं मुरझा करके, लेकिन कुछ में लगे रहते हैं। आई बात समझ में? जैसे आम है, आम में गिर जाते हैं, सेब है, सेब में भी गिर जाते हैं, समझ रहे हैं। अगला बच्चे दल, दल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो दल होते हैं वो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो पुष्प की क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं। पुष्प की बच्चों क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ कहते हैं, ठीक है ना। दलपुंज, पुंकेसर, वर्तिकाग एवं वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। दल क्या होते हैं, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग एवं वर्तिका, ये सब मुरझा करके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे ही फल बनना शुरू होता है सब मुरझा करके गिर जाते हैं। अंडाशय, फल में तथा अंडाशय भित्ति, फल भित्ति में बदल जाता है। जो फल में, जब अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय फल में, अंडाशय फल में बदल जाता है, अंडाशय जो होता है बच्चों ना वो फल में बदल जाता है, तथा अंडाशय भित्ति जो होती है, जो अंडाशय भित्ति मतलब अंडाशय की जो दीवार होती है ना, वो फल की भित्ति के रूप में बदल जाता है। मतलब फल का जो बाहरी आवरण जिसको हम लोग बुकला कहते हैं ना, छिलका कहते हैं, उस छिलके में क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ रहे हैं, ये परिवर्तन होते हैं। और भी परिवर्तन होते हैं। बीजांड, बीज का निर्माण कर देता है। जो बीजांड होते हैं ना, जो मैंने बताया था, जो बीजांड बच्चे होते हैं, ठीक ना, इसके अंदर जो ऐसे, ठीक ना, ऐसे ये बीजांड होते हैं ना, बीजांड बच्चों क्या करते हैं, बीजांड जो होते हैं ना, ये किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण कर देते हैं उस फल में, ठीक ना। अगला यहाँ क्या कह रहे हैं, बीजांड द्वार जो होता है ना, ये बीज द्वार बन जाता है। बीजांड काय जो होता है नष्ट हो जाते हैं, भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है इसमें। समझ रहे हैं, ये सारे परिवर्तन हो जाते हैं किसके बाद, निषेचन के पश्चात हो जाते हैं। अब मेरे प्यारे भाई, आपका काम है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना और अच्छे चीज़ों को याद करके जाना, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्या कहा गया है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ठीक ना। आगे क्या कहा गया है इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ कह रहा है बीज का प्रकीर्णन क्या होता है, बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। बीज का प्रकीर्णन बच्चे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बीज का प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, बीज का प्रकीर्णन मतलब, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही क्या कहलाता है, बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलना ही क्या, जाना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो बीज का प्रकीर्णन, जैसे मतलब मान लीजिए हम आप देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि बारिश का मौसम आता है तो कई तरह के पेड़ पौधे घास फूस जगाते हैं घर के आसपास, जिनको ना तो हमने उनके बीज डाले हैं वहाँ पर, ना तो उसे कहीं बोया है, बिखराया है उसके बीज, लेकिन वो तरह तरह के पेड़ पौधे वहाँ पे जगाते हैं बारिश के बाद। तो कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है बारिश से पहले हवा चलती है, हवा में धूल उड़ती है, जिससे लू वगैरह चलती रहती है, उसमें चलती रहती है। तो उस समय जो बीज होते हैं ना पेड़ के, वो सूख करके, शुष्क हो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक ना। तो वो जब फिर मिट्टी में दब गए, बारिश हुई तो वही जग आते हैं। कुछ होता है भैया कि हवा में आते हैं, कुछ पानी की वजह से बहकर आ जाते हैं, कुछ पानी में बह के आ जाते हैं। कुछ होता है कि चिड़िया होती हैं कि फल को खाती हैं, तो जब उनका मल निकलता है तो मल में सीधा बीज आ जाते हैं, बीज निकल आते हैं, तो वो बीज ही क्या हो जाते हैं भैया, आगे पेड़ बन जाते हैं। तो ये सब क्या होता है भैया, इसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो समझिएगा, वायु द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है। बीजों का मातृ पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। सूक्ष्म और हल्के बीज जैसे सिनकोना, टर्मिना, ये सब क्या हो जाते हैं, अपने आप हवा में उड़ करके एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पैरासूट, पैरासूट ऐसा, जैसे आपने एक उदाहरण समझाते हैं बच्चों आप सभी को। आपने देखा होगा जब ये गर्मियों, अभी ठंडियों का मौसम आने वाला है, तो जो गांव के जंगलों में पहले सरपत होती थी ना, सरपत ये जिसे कुस्सी कहते हैं, कुस्सी, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आकार के होते हैं, ठीक ना। अरे उसको छोड़ो, धतूरा देखा आपने, धतूरे का फल देखा है। धतूरे का फल जब फूटता है अपने आप, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, जैसे मकड़ी होती ना, मकड़ी, उसी के आकार के उसमें सफ़ेद सफ़ेद पंखुड़ी होती है, वो बीच में एक बीज होता है, वो उड़ते रहते हैं, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं भैया, पैरासूट टाइप में बनते हैं। हम लोग बचपन में क्या कहते थे, आप लोग कहते हैं भूत उड़ रहा, भूत उड़ रहा है ना, ऐसा कहते हैं भूत उड़ रहा है। तो भूत नहीं होता था, वो बच्चे क्या होते थे, जो धतूरा होता है ना, उसका जब बीज फट जाता था, मतलब उसका फल जब फट जाता था, तो उसी में से रुई के जैसे निकल आते थे, और उस रुई में एक वो लटकता रहता था, बीज लटकता रहता था, और वो हवा के कारण क्या रहते, उड़ते रहते थे, ठीक ना। और उनमें जो रुई यानी उनके जो पंखुड़ियाँ होती थी ना, उनमें मतलब उनके जो घेराव होता है वो अधिक होता था, इसलिए वो क्या उड़ जाते थे, ठीक ना। जैसे डेंडेलियो, मदार, ये देखो मदार का आ गया ना, वही मदार, धतूरा मदार, ठीक ना। एल्स्टोनिया, आर्किड, कैलेंडुला आदि के जो बीज होते हैं ना, वो पैरासूट में गिने जाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। अगला वेलनी, जैसे पीली कंटेली, सालसोला, चौलाई आदि, चौराई वगैरह के जो बीज होते हैं ना, ये भी भैया क्या होते हैं, ये वेलनी में आते हैं। किस में आते हैं, वेलनी, मतलब ये अपने आप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी के माध्यम से चले जाते हैं, ठीक ना। जल द्वारा जाने वाले कुछ क्या है, कुमुदनी हो गया, कमल हो गया, ये सब इनके जो
बीज होते हैं ना वो क्योंकि जल में ही ये उत्पन्न होती हैं, कुमुदनी और जल कमल जल में ही उत्पन्न होते हैं, तो जल के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है ना, बाढ़ आई है, ज़्यादा पानी भर गया तो एक तालाब से दूसरे स्थान पर चले गए, तो वहाँ जब पानी अगले साल भरता है तो वहाँ भी हो जाते हैं। विस्फोट द्वारा जैसे एंट्रेडा, ठीक ना, इक्वेलियम, रुएलिया, अरंड तथा जेरेनियम, ठीक ना, गुलमेहंदी। अच्छा, अरंड का मतलब बच्चे क्या होगा, अरंड से मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। विस्फोट किसमें होता है, आपने देखा होगा अपने यहाँ एक लेंडी आती थी ना, लेंडी, जिसको लेड़ कहते थे, क्या कहते थे, लेड़ कहते थे, है ना। उसमें रोए टाइप में उसके फल होते हैं, ठीक है ना, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे दबा करके हम लोग खेलते थे बचपन में ना, याद है कि नहीं आपको, जिसको लेड़ कहते हैं ना। उसमें गर्मी अभी तो पेड़ हो रहे होंगे, फिर उसमें फल लगेंगे, और जब गर्मी का मौसम आता है, मई जून का मौसम आता है, तो उसके जो फल होते हैं ना वो फट जाते हैं अपने आप, चट फटते हैं, ठीक ना। फटने के बाद क्या, उसके जो फल होते हैं ना वो एक स्थान से दूसरे, जितनी तेज उनमें विस्फोट होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान में भाग जाएंगे, और फिर बारिश होगी वो मिट्टी में दब जाते हैं, बारिश होगी तो फिर वो और मिट्टी से दब गए, और जब बारिश निकल जाती है तो फिर वो जग जाते हैं, तो पता लगता है पूरे खेत या आसपास में सब क्या है, अरंड की, इसको कहते हैं अरंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अरंड कहते हैं। अरंडी के क्या हो गए, पेड़ ही पेड़ हो गए, जबकि उनको तो किसी ने बोया ही नहीं है, उनके बीज तो कहीं डाले नहीं, लेकिन वो विस्फोट से हो जाते हैं, ठीक है ना, इसे विस्फोट। इसी तरीके सब ये सब आते हैं, गुलमेहंदी वगैरह आते हैं जंतुओं के द्वारा। अब जंतु जैसे चारकोटा हो गया, लटजीरा हो गया, गोखुर हो गया, इनको जानवर क्या कहते हैं, चर लेते हैं, इनको चरते हैं, मतलब अपना भोजन के रूप में करते हैं। तो इनके जो बीज होते हैं ना जानवरों के पेट में चले जाते हैं, और वो गलते हैं नहीं, तो वो मल के रूप में जब बाहर आते हैं, ठीक ना, तो फिर धीरे धीरे मिट्टी मिल जाते हैं, और बारिश वारिश हुई तो फिर बारिश के बाद क्या होता है, उगाते हैं। तो ये सब भैया क्या होता है, बीजों का क्या होता है, इस तरीके प्रकीर्णन होता है। तो बात कुछ आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक ना बच्चे, आप सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसीलिए बच्चे मैं आप सभी से एक चीज़ कहता हूँ कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन होता है बच्चे। ऑफलाइन में हर चीज़ आप बैठ कर समझ सकते हो, मुझसे आप बातें कर सकते हो, मुझसे आप चीज़ें पूछ सकते हो। इसमें क्या होगा, जितना मेरे मन में आएगा हम आपको समझा के चले जाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं। इसलिए प्यारे बच्चे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, जिस भी मेरे प्यारे भाई बहन को क्लास लेनी है और क्लास अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। गदागंज में हमारी क्लासेस हैं उन्नति एकेडमी नाम से, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज की क्लास प्यारे बच्चों इसमें इतनी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आंसर लेके आए तो फिर सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे, जैसा भी होता है हम देखते हैं अपना प्लान आगे का, ठीक ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।